क्या आप जानते हैं कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? क्या आप ये भी जानते हैं कि भारत में कुल कितने स्टेट्स हैं, यानी कुल कितने राज्य हैं? क्या आप ये भी जानते हैं कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? क्या आप जानते हैं? यदि आप नहीं जानते हैं तो वीडियो को लास्ट तक आप देखिए। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। मैं कहता हूं आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सारी कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कवर करूंगा। जिस तरह से मैंने आपको सार्क संगठन के बारे में पढ़ाया, जिस तरह मैंने आपको ब्रिक्स देशों के बारे में पढ़ाया, और जिस तरह मैंने आपको G7 कंट्री के बारे में बताया, और साथ ही साथ मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बताया, बिल्कुल उससे भी कहीं अच्छा ज्यादा मैं आज आपको बताने वाला हूं कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और कितने राज्य हैं। और इससे पहले, शुरू करने से पहले, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं वे खुद सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने का अवसर दें, और साथ ही साथ खुद कमेंट करें और दूसरों को भी कमेंट करने का अवसर दें। तो आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए, लेकिन एक पहल की मैं शुरुआत करना चाहता हूं, और चाहता हूं कि इसी वीडियो के माध्यम से उस पहल की भी शुरुआत कर दी जाए। देखिए, एक नई पहल यह है कि कोई भी छात्र यदि अभी इनिशियल स्टेज पर है और तैयारी करना चाहता है, चाहे वो आईएएस की तैयारी करना चाहता हो, चाहे वो पीसीएस की तैयारी करना चाहता हो, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, यदि इस प्रकार की कोई भी तैयारी करना चाहता है, तो वो यदि पर्सनल गाइडेंस चाहता है, व्यक्तिगत जानकारी चाहता है, या व्यक्तिगत गाइडेंस चाहता है, तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। मेरा नंबर है, आप लिख लीजिए 8920340192। यदि वो मुझे व्हाट्सएप करता है तो मैं उसे व्यक्तिगत जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा, किस प्रकार से उसे आईएएस की तैयारी करना चाहिए, किस प्रकार से उसे पीसीएस की तैयारी करना चाहिए, या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो साथियों, इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं खुद सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने का अवसर दें। तो इसका तात्पर्य हो जाता है, या इसका मतलब ये हो जाता है कि दूसरों को भी आप शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, अगर भारत की बात करें तो भारत में किस प्रकार से न्यायिक व्यवस्था, आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो भारत में किस प्रकार से न्यायिक व्यवस्था है। देखिए, अगर भारत की न्यायिक व्यवस्था की बात करें तो भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो त्रिभुजा आकार में है, यानी कि इसे कहेंगे हम इंटीग्रेटेड आकार में है। और इंटीग्रेटेड आकार से तात्पर्य हो जाता है कि कुछ 3 महल बना देते हैं, हम 3 महल बना देते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से, या 3 मंजिल बना देते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ जाए। देखिए, पहला मंजिल यानी कि पहला त्रिभुज, फिर दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल, 3 मंजिल मैंने आपको बना के दिखाऊंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से भारत के न्यायिक व्यवस्था के बारे में समझ में आए। आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे नीचे के स्तर पर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, लेकिन थोड़ा से और भी हम अंदर चलते हैं कि पहले देख लेते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ताकि आपको बेहतर तरीके से ये भी चीजें समझ में आए। देखिए, अगर भारत में कुल राज्य की बात करें तो 28 राज्य हैं। ये जो कुल 28 राज्य हैं, इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। पूर्ण राज्य का दर्जा से तात्पर्य हो जाता है जहां पर मुख्यमंत्री वाली सरकार होती है, यहाँ पर मुख्यमंत्री ही मुख्य होता है, यानी कि सरकार का प्रमुख होता है, और एक तरीके से यहाँ पर सरकार का प्रवक्ता भी होता है, और मुख्यमंत्री ही सारा निर्णय लेता है। देखिए, हमारे भारत में क्या है, हमारे देश में क्या है कि केंद्र की अपनी शक्तियां हैं और राज्य की अपनी शक्तियां हैं। तो जो राज्य एक तरीके से, जिन राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया है, वे अपनी शक्तियों का प्रयोग बिल्कुल स्वतंत्र रूप से करते हैं। उनके लिए शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उन्हें अलग शक्तियां दी गई हैं,
और कुछ ऐसे राज्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेश है जिन पर केंद्र का नियंत्रण होता है। केंद्र का नियंत्रण से तात्पर्य हो जाता है राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। और देखिए जहां पर पूर्ण राज्य, जिन राज्यों, जो राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा पा गए हैं या जिन राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है, वहां पर उपराज्यपाल होते हैं। और जहां पर केंद्र शासित प्रदेश होता है, जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश है यानी केंद्र के अधीन है, वहां पर कौन होते हैं? वहां पर या तो उपराज्यपाल होते हैं या तो प्रशासक होता है, या तो उपराज्यपाल होते हैं या तो प्रशासक होते हैं। और किसके द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है? तो जिस प्रकार जो पूर्ण राज्य, जिन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, उनके राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसी तरह केंद्र शासित प्रदेशों में भी जो उपराज्यपाल होता है और प्रशासक होता है, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब आइए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और केंद्र शासित से तात्पर्य मैंने आपको बता दिया है कि केंद्र शासित से तात्पर्य हो जाता है कि केंद्र के नियंत्रण में होते हैं। ये राज्य जो होते हैं, ये जो राज्य हैं केंद्र के नियंत्रण में हैं। अब आइए बात करते हैं कि कुल राज्य जिन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को यदि हम जोड़ देते हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमें पूरा डेटा, एक्चुअल वाला डेटा हमें मिल जाएगा कि कुल कितने राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर, और जो पूर्ण राज्य के जिन्हें दर्जा दिया गया है उन राज्यों को यदि हम मिला देते हैं तो कुल कितने राज्य हो जाते हैं? तो 8 8 16 हो जाता है और 2 1 3, यानी कि कहा जा सकता है कि भारत में टोटल मिलाकर, चाहे केंद्र शासित प्रदेश को जोड़े और साथ ही साथ जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है उन दोनों को जोड़ने के बाद भारत में कुल 36 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? भारत में कुल 36 राज्य हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? आपके 36 राज्य हैं। और किन्हें किन्हें मिलाकर? जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर। अब आइए बात करते हैं कि भारत में किस प्रकार से न्यायिक व्यवस्था है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक चीज मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूं, तब मैं आपको न्यायिक व्यवस्था बताऊंगा। देखिए भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, ठीक है, लेकिन पहले न्यायिक व्यवस्था यदि आप समझ लेते हैं तो आपको उच्च न्यायालय के बारे में बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए पहले बात कर लेते हैं कि भारत में किस प्रकार से न्यायिक व्यवस्था है। साथियों देखिए सबसे निचले स्तर पर देखिए, अगर थोड़ा सा और भी मैं आपको भारत के क्षेत्रों के बारे में बात करूं तो भारत के क्षेत्र की बात करें तो भारत देखिए किस प्रकार से है। देखिए पहले क्या होता है? केंद्र सरकार है, हमारे यहाँ केंद्र सरकार यानी केंद्र है, फिर उसके बाद यानी कि सरकार की बात करते हैं तो केंद्र सरकार, फिर उसके बाद क्या होते हैं? राज्य सरकार, और राज्यों में क्या होते हैं? जिले होते हैं। राज्यों में क्या होते हैं? जिले होते हैं। सबसे उच्च स्तर पर केंद्र होता है, फिर राज्य होता है या राज्य होते हैं, फिर जो निचले स्तर पर देखा जाए तो जिले होते हैं। उसी तरह केंद्र स्तर पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट है, और यहाँ पर निचले स्तर पर देखा जाए यानी राज्य स्तर पर देखा जाए तो हाई कोर्ट है, और उसके निचले स्तर पर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो भारत में न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार से है? इंटीग्रेटेड है। अब देखिए इंटीग्रेटेड से क्या तात्पर्य हो जाता है? एकीकृत। इंटीग्रेटेड का मतलब हो जाता है एकीकृत है, और एकीकृत से तात्पर्य क्या हो जाएगा अभी आप समझिएगा। देखिए अगर आपके घर पे किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा होता है, किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा होती है और किसी के साथ बहस होती है, तो सबसे पहले आप कहाँ जाते हैं? सबसे पहले आप जाते हैं जिला न्यायालय जाते हैं, और जिला न्यायालय को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले आप जाते हैं जिला न्यायालय में, और जब आप जिला न्यायालय में संतुष्ट नहीं होते हैं तब आप कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट में जाते हैं, यानी कि उच्च न्यायालय में जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आप हाई कोर्ट में भी संतुष्ट नहीं होते हैं, यदि आप हाई कोर्ट में भी संतुष्ट नहीं होते हैं तब आप कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जो भारत की उच्चतम न्यायालय और भारत की अंतिम न्यायालय है। ये भारत की उच्चतम न्यायालय जो कि पूरे देश के लिए एक ही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है पूरे देश के लिए एक है, और हाई कोर्ट जो हाई कोर्ट होते हैं सभी राज्य का अपना हाई कोर्ट होता है।
लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं दोस्तों, कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनके पास अपना खुद का उच्च न्यायालय नहीं है, जिनका अपना खुद का हाई कोर्ट नहीं है, बल्कि किसी दूसरे के राज्य यानी किसी दूसरे राज्य के हाई कोर्ट से अपना काम चलाते हैं। ठीक है, किसी दूसरे राज्य के हाई कोर्ट के साथ अपना काम चलाते हैं। आइए बात करते हैं। देखिए भारत में किस प्रकार से न्यायिक व्यवस्था, इसको आप समझ लिए होंगे कि सबसे पहले आप देखते हैं कि सबसे निचले स्तर पर देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर आपके सुप्रीम कोर्ट है, या सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च स्तर पर, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है यानी कि जो जिला न्यायालय होता है वो प्रत्येक जिले में एक होता है। पूरे भारत में प्रत्येक जिले, जितने भी जिले हैं भारत में, उन सभी में होता है, उन सभी में होते हैं एक एक जिला न्यायालय होता है। तो किसी दिन हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो पूरे देश के लिए एक होता है, जो कि कहां पर अवस्थित है, दिल्ली में अवस्थित है। सिंपल सी बात इतनी है। अब बात करते हैं कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं। देखिए अगर भारत में कुल कितने हाई कोर्ट की बात करें तो भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं, यानी कि 25 उच्च न्यायालय हैं। इसके पहले कितने थे, 24 उच्च न्यायालय थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं, 25 उच्च न्यायालय। अब आइए बात करते हैं कि कौन कौन से, इसको आइए समझते हैं कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं, या कितने ऐसे राज्य हैं जिनके पास अपना खुद का उच्च न्यायालय नहीं है। सॉरी फॉर दैट, जिनके पास अपना खुद का उच्च न्यायालय नहीं है, यानी कि हाई कोर्ट नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया कि भारत में कुल 36 राज्य हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं, 36 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश और पूर्ण राज्यों को मिलाने पर कितने राज्य हैं, 36 राज्य हैं। अब देखिए, और हाई कोर्ट कुल कितने हैं, 25 हैं। हाई कोर्ट कुल कितने हैं, 25 हैं। तो 36 में से यदि आप 25 घटा देंगे, यदि 36 में से 25 आप घटा देते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने ऐसे राज्य हैं जिनके पास अपना खुद का उच्च न्यायालय नहीं है, यानी कि हाई कोर्ट नहीं है। तो 6 में से 5 घटा दीजिए, 6 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 3 में से 1 घटा देंगे तो फिर 1 हो जाएगा। यानी कि 11 ऐसे राज्य हैं, पूर्ण राज्य को मिलाकर और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 11 ऐसे राज्य हैं जिनके पास अपना खुद का उच्च न्यायालय नहीं है, बल्कि वे किसी दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय से अपना काम चलाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें, बेसिक चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब आइए बात करते हैं कि जो 25वां उच्च न्यायालय बना था वो कौन बना था। देखिए अगर 25वें उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो पहले एक चीज आपको समझना होगा कि भारत में जो है 2014 की घटना, यानी कि 2014 की बात आपको समझना होगा, तब आपको बेहतर से समझ में आ जाएगा। देखिए पहले क्या था कि 2014 के पहले आंध्र प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 2014 में आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बना दिया गया, तेलंगाना को। यानी कि कहा जा सकता है कि 2014 से आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बन जाता है और तेलंगाना एक अलग राज्य बन जाता है। जब आप सोचिए कि जब 2 राज्य अलग बन गए तो इनको भी अपना अपना हाई कोर्ट चाहिए, लेकिन जब नया राज्य बना था, जब 2014 में आंध्र प्रदेश जो है पहले से था, तेलंगाना एक नया राज्य बना, तो इनके लिए तुरंत तो हाई कोर्ट बनेगा नहीं, इसलिए आंध्र प्रदेश में पहले से हाई कोर्ट था, तो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट से तेलंगाना वाला भी चलता था। फिर बाद में क्या किया गया कि तेलंगाना अभी 2019 में क्या किया गया, तेलंगाना का अपना हाई कोर्ट बना दिया गया, और इसी के बारे में तो ये हो जाता है 24वां से 25वां उच्च न्यायालय हो जाता है। तो तेलंगाना वाला जो है अपना हाई कोर्ट बन गया, तो 24 से 25 हाई कोर्ट हो जाते हैं। अब आइए बात करते हैं किस प्रकार की क्या कंडीशन है। देखिए जितने भी हाई कोर्ट हैं, सभी हाई कोर्ट का अपना नेम है। जितने भी हाई कोर्ट होते हैं सभी का अपना नेम होते हैं, या सभी का अपना नाम होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट को बोला जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो इलाहाबाद की एक खंडपीठ और है, और कहां पर है, लखनऊ में है। ठीक है, तो वो तो एक अलग बातें हो गई। अब आइए बात करते हैं अपने सीधा चीजों के बारे में, यानी टॉपिक के बारे में जो मैंने आपको समझाया।
अब इसको आप बेहतर तरीके से समझिए, कौन सा उच्च न्यायालय किस नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी और किन किन क्षेत्रों में लोग काम करते हैं। ज्यूरिडिक्शन मतलब हो जाता है कि क्षेत्र, यानी कि न्यायिक क्षेत्र में काम करते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट कहा जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट कहा जाता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट कहा जाता है, और जिसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1866 को। ठीक है, 17 मार्च 1866 को। इसका मतलब ये हो गया कि 1866 या 1866 कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि 17 मार्च 1866 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसको आप ध्यान रखिएगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक खंडपीठ मतलब हो जाता है ब्रांच कह सकते हैं। तो दूसरी जो इसकी ब्रांच है वो लखनऊ में कार्य करती है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है, तो वहीं पर काम करती है, यानी कि दूसरी खंडपीठ है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। देखिए, यहाँ पर जितने भी चीजें लिखी हैं उसके आगे आप हाई कोर्ट जोड़ दीजिएगा ताकि उस कोर्ट का नेम पूरा हो जाए। ठीक है, जितने भी हाई कोर्ट यहाँ पर जितने भी नेम लिखा हुआ है, जितने भी नेम लिखा हो उनके आगे आप हाई कोर्ट जोड़ देंगे। यहाँ मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। उसी का दूसरा रूप, यानी कि जो एक तरीके इसके नीचे पूरा आना था, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, पूरा 25 तक दिखाने का प्रयास किया है। आइए बात करते हैं अब। देखिए, आंध्र प्रदेश की वह बात करें तो इसमें क्या था कि इस राज्य में पहले से उच्च न्यायालय बना हुआ था, पहले से हाई कोर्ट था, लेकिन एक एक्ट आया था आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन 2014। देखिए, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 आया, तो फिर क्या कर दिया गया, यानी कि इसके न्यायालय को पुनर्गठन कर दिया गया। ठीक है, इसके न्यायालय को पुनर्गठन कर दिया गया। इसीलिए बताया गया कि आंध्र प्रदेश के भी स्थापना हुई थी, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2019 को, और तेलंगाना, जो तेलंगाना में आपको बता रहा था, इसकी भी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2019 को। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू इसे रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। ठीक है, इसे रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया, यानी पुनर्गठन कर दिया गया। इसलिए यहाँ पर 1 जनवरी 2019 दोनों का दिखाई दे रहा है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की भी स्थापना और तेलंगाना हाई कोर्ट की भी स्थापना एक ही दिखाई दे रही है। और इसका जो न्यायिक क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में, अब आंध्र प्रदेश का अपना हाई कोर्ट हो गया और तेलंगाना का अपना हाई कोर्ट हो गया, जो हैदराबाद के क्षेत्र में काम करता है, और तेलंगाना की राजधानी भी है हैदराबाद है। अब आप समझ गए होंगे। अब आइए बात करते हैं कोलकाता हाई कोर्ट की बात करते हैं। तो कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1862 को, और इसके अंतर्गत इसका न्यायिक क्षेत्र कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी यह काम करता है, और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसी उच्च न्यायालय से अपना काम चलाता है। और वेस्ट बंगाल तो है ही, क्योंकि आप जानते हैं कि कोलकाता की राजधानी पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है, तो यहाँ पर भी अपना कार्य क्षेत्र करता है, यानी कि अपना काम करता है। तो ध्यान रखिएगा इसको भी आप, कि जो कोलकाता है, जो कलकत्ता है, उसकी स्थापना, कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1862 में। और इसके अंतर्गत कौन कौन से, मतलब कहां कहां यह काम करता है? तो अंडमान के निकोबार, यानी कि अंडमान का भी काम देखता है, और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का भी काम देखता है। ज्यूरिडिक्शन मतलब होता है न्यायिक क्षेत्र, सिंपल सी बात इतनी है। तो एक बार आप समझ लीजिए यहाँ, ताकि हर बार मुझे वो चीजें ना बताना पड़े। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यायिक क्षेत्र का मतलब देखिए, जितने भी एक तरीके से जो गोले में है, यानी कि एक तरीके से जो डिब्बे में दिखाया गया है, वे सारे क्या हैं? वे सारे राज्य जो हैं उनका अपना खुद का उच्च न्यायालय नहीं है, बल्कि किसी दूसरे के उच्च न्यायालय से काम चलाते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो किससे अपना काम चलाता है? कोलकाता हाई कोर्ट से अपना काम चलाता है। अब आप समझ गए होंगे, तो बार बार वो चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, ताकि आप इसमें समय भी ना लगे और आप जल्दी समझ भी जाएं, ताकि वीडियो भी बहुत ज्यादा बड़ी ना हो। ठीक है, आइए बात करते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ की बात करें। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को हुई थी, जो कि छत्तीसगढ़ में ही कार्य करता है। फिर उसके बाद है दिल्ली मतलब दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी
31 अक्टूबर 1966 को, यानी कि 31 अक्टूबर 1966 या 31 अक्टूबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये भी अपने ही न्यायिक क्षेत्र में काम करता है, यानी कि अपने ही राज्य में काम करता है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट बात करते हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी जो है अरुणाचल प्रदेश में है, गुवाहाटी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बात करें या गुवाहाटी हाईकोर्ट की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1948 को गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, जो कि यह काम करता है अरुणाचल प्रदेश में। और एक तरीके से असम का भी काम इसी से चलता है, मिजोरम का भी काम इसी से चलता है और नागालैंड का भी काम इसी से चलता है। तो गुवाहाटी हाईकोर्ट का काम किसका चलता है? तो अरुणाचल का भी काम चलता है, असम का भी चलता है इसी से, मिजोरम नागालैंड का भी काम चलता है। अब आइए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट हाईकोर्ट की बात करें तो गुजरात हाईकोर्ट। तो गुजरात हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। गुजरात हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। ये भी अपने ही क्षेत्र में कार्य करता है, गुजरात में ही कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हाईकोर्ट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 को। और ये भी अपने ही राज्य क्षेत्र में काम करता है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में ही अपना काम करता है, हिमाचल प्रदेश में ही अपना काम करता है और किसी दूसरे राज्य की कोई सहायता नहीं करता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश है, उस तरह से एक किसी और दूसरे की सहायता नहीं करता है, यानी कि कोई दूसरा राज्य इससे अपना काम नहीं चलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो आप जानते हैं कि 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 की धारा हटाकर क्या कर दिया गया? जम्मू को अलग कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया, एक अलग केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया और एक लद्दाख वाला क्षेत्र अलग कर दिया गया। तो यहाँ पर अब 2 क्षेत्र हो गए, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया तो जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गया और लद्दाख एक अलग क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट जो अपना काम चलाता है, देखिए जम्मू कश्मीर की स्थापना हुई थी, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1928 में, और जो कि काम करता है कि जम्मू कश्मीर का भी अपना काम देखता है और लद्दाख भी इसी से अपना काम चलाता है या लद्दाख का भी ये काम देखता है। नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और ये भी केवल अपने ही कार्य क्षेत्र में, यानी कि अपने ही क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में काम करता है, केवल झारखंड में ही काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1884 में और ये भी अपने कर्नाटका वाले ही क्षेत्र में कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं केरला की बात करें, केरला हाईकोर्ट की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। तो केरला हाईकोर्ट किसका काम देखता है? एक तो केरला अपना देखेगा और साथ ही साथ लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप है इसका भी काम देखता है, या लक्षद्वीप भी अपना काम चला लेता है किससे? केरला हाईकोर्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जितने भी मैंने आपको यहाँ बॉक्स बनाया है, जैसे कि अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा पूरा देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं जल्दी से आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1936 को। 2 जनवरी 1936 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी और ये भी केवल अपने न्यायिक क्षेत्र, अपने राज्य क्षेत्र में कार्य करता है, मध्य प्रदेश में ही कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मद्रास हाईकोर्ट की बात करते हैं तो मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1862 को। मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1862 को। और एक किन क्षेत्रों में कार्य करता है? तो तमिलनाडु का भी काम देखता है और पुडुचेरी का भी काम देखता है। तो अपना भी काम देखता है और एक केंद्र शासित प्रदेश जो पुडुचेरी है या पांडिचेरी जो है उसका भी कार्य देखता है। नेक्स्ट बात करते हैं मणिपुर हाईकोर्ट की बात करें तो मणिपुर हाईकोर्ट की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 25 मार्च 2013 को। 25 मार्च 2013 को मणिपुर हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी और ये भी केवल अपना ही कार्य देखता है, मणिपुर वाला ही कार्य देखता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेघालय की बात करते हैं। मेघालय की बात करें तो मेघालय भी इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 2013 में हुई थी
और 23 मार्च को मेघालय की भी स्थापना हुई थी। तो 23 मार्च को, वहां 25 मार्च को स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 2013 को। और ये भी केवल अपने ही न्याय क्षेत्र में कार्य करता है, यानी कि केवल अपने ही राज्य क्षेत्र में कार्य करता है मेघालय भी। नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा की। बात करें तो उड़ीसा हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1948 को उड़ीसा हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी और ये भी केवल अपने ही राज्य में काम करता है, उड़ीसा में ही काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए पंजाब और हरियाणा की जो है एक ही न्याय क्षेत्र, एक ही हाईकोर्ट है, वो चंडीगढ़ में है, ठीक है। लेकिन उसका जो नेम है, अगर नेम की बात करते हैं तो नेम उसका जो होता है, उसका जो नेम है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट नेम है, ठीक है। अगर वेबसाइट पर देखा जाए तो उसमें ये लिखा गया है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 और पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो तीनों का एक ही काम देखता है, और यहाँ का जो हाईकोर्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की। बात करें तो राजस्थान की भी स्थापना, राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 21 जून 1949 को। 21 जून 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना किया गया था और ये भी अपने ही राज्य क्षेत्र में कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्किम हाईकोर्ट। सिक्किम हाईकोर्ट की भी बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को। सिक्किम हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 16 मई 1975 को और ये भी अपने ही न्याय क्षेत्र, राज्य क्षेत्र में कार्य करता है, यानी सिक्किम में ही ये कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉम्बे हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट की बात करें तो बॉम्बे हाईकोर्ट जो है इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1862 को। 14 अगस्त 1862 को बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी और एक किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है तो गोवा भी इसी हाईकोर्ट से अपना काम चलाता है और महाराष्ट्र यानी कि मुंबई की राजधानी जो महाराष्ट्र है ये भी अपना, और मुंबई भी अपना ही काम चलाता है। और दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव पहले दो अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों एक ही हो गए हैं, इसीलिए आपकी कितने हो गए हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो दादर नगर हवेली दमन दीव भी इसी हाईकोर्ट से अपना काम चलाते हैं, यानी बॉम्बे हाईकोर्ट से ही अपना काम चलाते हैं। तो गोवा, महाराष्ट्र और दादर नगर हवेली इसी से अपना काम चलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं त्रिपुरा हाईकोर्ट की। बात करें तो त्रिपुरा हाईकोर्ट की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 26 मार्च 2013 को और त्रिपुरा हाईकोर्ट भी अपने ही केवल राज्य क्षेत्र में कार्य करता है, यानी कि त्रिपुरा में ही कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी और ये भी केवल अपने ही राज्य क्षेत्र में कार्य करता है, यानी कि उत्तराखंड में ही कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं पटना हाईकोर्ट की। बात करें तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 2 सितंबर 1916 को और ये भी अपने ही राज्य क्षेत्र यानी कि बिहार या पटना ही अपने ही राज्य क्षेत्र में कार्य करता है, ठीक है। तो साथियों मैंने आज आपको बताया कि कुल कितने राज्य हैं भारत में, कुल कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कुल कितने हाई कोर्ट हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। एक बार मैं आपको ये बता देता हूं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके पास अपना खुद का उच्च न्यायालय नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, फिर यहाँ पर आप देखिए कि असम, मिजोरम, नागालैंड हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए कि लद्दाख के पास अपने पास नहीं है खुद का। फिर यहाँ लक्षद्वीप देखिए, लक्षद्वीप जो है केरला वाले हाई कोर्ट से अपना काम चलाता है। फिर यहाँ देखिए पुडुचेरी जो है मद्रास हाई कोर्ट से अपना काम चलाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट से काम चलाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं गोवा और दादर नगर हवेली दमन एंड दीव जो है ये भी बॉम्बे हाई कोर्ट से अपना काम चलाता है, ये भी अपने काम चलाते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट से। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अब इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा, नहीं बचा। आप कहीं से भी, चाहे आप किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी जाएंगे तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, इस बात की मैं दावा करता हूं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी कहता हूं कि अब आपको ना तो कोई बुक खरीदना है, ना तो आपको कोई बुक परचेज करना है, ना ही कोई चीजें देखना है। तो आप लोग जैसे ही एक तरीके से वीडियो शुरू हुई थी उस समय अगर आपको लिखना चाहिए था तो लिख लेते, ठीक है। वीडियो को इमीडिएट आप शुरू करके वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो इसको,
ठीक है। यदि आपको किसी भी प्रकार की और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यदि किसी भी प्रकार की और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है, मैसेज करिए या कमेंट लिखिए। मैं तो कहता हूं कि कमेंट लिखेंगे, जब आप स्वयं लिखेंगे तो दूसरा व्यक्ति भी जब भी देखेगा वो भी कमेंट लिखेगा, तो वो भी अपनी राय व्यक्त करेगा, साथ ही साथ उसे भी जो जानकारी चाहिए वो भी अपनी राय लिखेगा कि मुझे इस प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और इसके बाद हम मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और बहुत ही जल्द मैं आपको इकोनॉमी की क्लास बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराने वाला हूं। बस थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना रखता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।